नीतीश कुमार की सियासी जमीन तेजी से खिसक रही है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली निकल गए। सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार कभी अचानक पार्टी ऑफिस पहुंच जाते हैं और कभी बिना मंत्रियों के बैठक कर लेते हैं। संकेत साफ है कि आरजेडी से नीतीश कुमार के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी बिहार का नारा लगा रहे हैं और उनके ही नहीं बल्कि जेडीयू के मंत्री भी नीतीश कुमार की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ताजा मामला नीतीश कुमार की विभागीय बैठक का है, लेकिन इस बैठक में विभाग के मंत्री ही शामिल नहीं हुए। धान अधिप्राप्ति को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की, जिसमें आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों को भी शामिल होना था। हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ अकेले ही बैठक कर ली। बिना आरजेडी मंत्रियों की हुई इस मीटिंग को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद को लेकर जो बैठक की वो 3 विभागों से जुड़ा था। इसमें कृषि, सहकारिता और खाद्य विभाग के मंत्रियों को शामिल होना चाहिए था। हालांकि मुख्यमंत्री ने सिर्फ अधिकारियों के साथ ही बैठक कर ली। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रियों को बैठक की सूचना ही नहीं दी गई थी। सवाल इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि कृषि और सहकारिता विभाग आरजेडी के पास है, जबकि खाद्य विभाग जेडीयू के खाते में है। हालांकि तीनों ही विभागों के मंत्री सीएम की बैठक में मौजूद नहीं थे। इस सियासी घटनाक्रम के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अब आरजेडी के मंत्रियों से दूरी बना रहे हैं। इस वजह से उन्होंने विभागीय मीटिंग बिना मंत्री के अधिकारियों के साथ ही कर ली। बिहार में कृषि विभाग सुरेंद्र यादव के पास है, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह के पास है, सहकारिता मंत्रालय कुंवर सर्वजीत के पास है। हालांकि आरजेडी ही नहीं, जेडीयू कोटे के मंत्री भी इसमें शामिल नहीं थे। पूरा घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर हल्ला मचा हुआ है। जेडीयू ने आरजेडी नेतृत्व पर फैसला छोड़ा है। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू सभी धर्म ग्रंथों का पूरी तरह से आदर करती है, लेकिन चंद्रशेखर के कमेंट को लेकर फैसला आरजेडी नेतृत्व पर छोड़ा गया। दूसरी ओर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में कार्रवाई की मांग की थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार को ही अचानक जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे। इसकी जानकारी जैसे ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को हुई तो वो तुरंत लगभग भागते हुए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक की थी। मुख्यमंत्री इस दौरान जेडीयू ऑफिस का दौरा करने के साथ ही पेड़ पौधे लगाने और साफ सफाई के निर्देश दिए। भले ही उनका ये स्टेप सामान्य लग रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री कहीं कुछ नया दांव तो चलने की तैयारी नहीं कर रहे। दिल्ली मेयर का चुनाव तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों की कारस्तानी की वजह से टल गया, लेकिन बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव लगातार दूसरी बार जीतकर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी के अनूप गुप्ता चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वोट्स मिले। चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के पास ही 14-14 पार्षद हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने 1 वोट भी दिया। कांग्रेस के 6 और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद ने इस चुनाव से दूरी बना ली, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को हिमाचल शिफ्ट कर दिया था। अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह को महज 1 वोट के अंतर से हरा दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 29 वोट पड़े। इसमें अनूप गुप्ता को 15 वोट्स मिले, जबकि जसबीर सिंह लाड़ी को 14 वोट्स हासिल हुए। पिछली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा था। सदन में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि 1 वोट चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का है। कांग्रेस पार्टी के 6 पार्षद हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 1 पार्षद है। अगर सभी पार्षद मतदान करते तो जादुई आंकड़ा 19 का होता, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल के वोट न करने के चलते भाजपा सांसद किरण खेर का 1 वोट भारी पड़ गया और आसानी से भाजपा के अनूप गुप्ता ने जीत हासिल कर ली। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के बाद सेंधमारी की आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को दिल्ली शिफ्ट करा दिया था। चुनाव के बाद वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के पार्षद हरप्रीत अपने पति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देविंदर बबला के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी। चंडीगढ़ का मेयर चुने जाने के बाद भाजपा के अनूप गुप्ता ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस पद के लिए उम्मीदवार चुना। मैं उसी गरिमा से सदन को चलाऊंगा जिस तरह से पिछली मेयर सरबजीत कौर ने चलाया। प्रियंका वाड्रा कर्नाटक में घूम घूम कर केजरीवाल छाप रेवड़ी बांट रही हैं। जेडीएस अपने चुनावी मंसूबों को धार दे रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी दुधारी योजना पर काम कर रही है, जिसमें एक तरफ जेडीएस और दूसरी तरफ कांग्रेस निशाने पर है। इसके तहत अमित शाह ने ऐसा दांव चला जिसने जेडीएस और कांग्रेस दोनों को चकरा दिया। कुछ ही दिन पहले अपने कर्नाटक दौरे पर अमित शाह ने जेडीएस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। जो पार्टी सिर्फ 30 से 35 सीटें जीतती है और फिर ब्लैकमेलिंग पर उतर आती है, उसे लंबे समय तक जिंदा नहीं रखना चाहिए। अमित शाह के इस प्रहार के बाद राज्य के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने उन पर पलटवार करते हुए उन्हें सियासी गिरगिट तक कह दिया।
भाजपा और जेडीएस के बीच इस तरह के वार पलटवार से दोनों ही दलों के कार्यकर्ता हैरान हैं। जेडीएस को अभी भी राज्य में भाजपा के पोस्ट पोल पार्टनर के रूप में देखा जाता है। दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। पीएम एचडी देवेगौड़ा से मिलने के लिए उनके घर गए। कर्नाटक में हाल ही में हुए डेवलपमेंट को लेकर भाजपा नेताओं का ये कहना है कि अमित शाह के दिमाग में एक से ज्यादा उद्देश्य हैं। भाजपा द्वारा अब ये घोषणा भी कर दी गई है कि वह कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी। अमित शाह के इस बयान ने वोक्कालिगा समुदाय से जुड़े भाजपा नेताओं को भी स्पष्ट सिग्नल दे दिया है कि वो ओल्ड मसूर इलाके में मेहनत शुरू कर दें। देवेगौड़ा परिवार वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखता है और माना जाता है कि ये समुदाय जेडीएस का समर्थक है। ओल्ड मसूर इलाके में अब तक भाजपा को खास सफलता नहीं मिली। इस इलाके से 89 विधायक चुने गए। साल 2008 में भाजपा को यहां से सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थीं। इसमें 17 बेंगलुरु से थीं। पिछले विधानसभा में भाजपा यहां सिर्फ 22 विधानसभा सीटें जीत सकी थी। माना जाता है कि अमित शाह कर्नाटक में मुस्लिम वोटों को बिखेरने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा इस पार्टी को भाजपा की बी टीम बताती आई है। इससे उसे मुस्लिम मत हासिल करने में मदद मिलती है। भाजपा का मानना है कि अगर वो ये साबित करने में सफल रहती है कि उसका जेडीएस से कोई लेना देना नहीं है तो चुनाव में मुस्लिम मतों में कुछ बिखराव देखने को मिल सकता है। बेंगलुरु में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अमित शाह का ये हमला दिखाता है कि उन्हें चुनावों में जरूरी सीटें नहीं मिलेंगी और उनके इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि भाजपा चुनाव के बाद जेडीएस से फिर गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि जेडीएस कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। हेमंत बिस्वा शर्मा मदरसों के खिलाफ जांच और कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। असम सरकार अब तक 100 मदरसों को बंद करा चुकी है और मदरसों के नाम पर जिहाद चलाने वाले 53 से ज्यादा जिहादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके ऊपर अलकायदा इन इंडिया उप महाद्वीप यानी AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT मॉड्यूल के साथ संबंधों के आरोप हैं। कई मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया और वहां पर अब स्कूल खोलने की तैयारी है। राज्य सरकार ने कट्टरपंथ के खतरे को कम करने के लिए छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में शामिल करने का भी फैसला किया। असम के डीजीपी ज्योति महंत ने बताया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। कई छोटे मदरसों पर आतंकी गतिविधियों की सूचना के बाद उन पर कार्रवाई की गई। राज्य में अब तक कुल 53 कथित जिहादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जिहादियों में एक बांग्लादेशी भी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश के रहने वाले 5 अन्य जिहादी अभी भी फरार हैं। मार्च 2022 से अब तक कट्टरपंथी की कथित गतिविधि के 9 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामला बरपेटा, बोंगीगांव, मोरीगांव, धुबरी, गोलपाड़ा, तामुलपुर और नलबाड़ी जिलों में दर्ज है। ये इलाके कट्टरपंथी ताकतों के गढ़ हैं। मदरसों में कट्टरपंथी के एक मामले की जांच NIA कर रहा है। NIA इस केस में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक इमाम मदरसा शिक्षक के तौर पर बरपेटा में काम कर रहा था। ये बांग्लादेशी अलग अलग मदरसों में मुस्लिम युवकों को जिहादी बनाने का काम कर रहे थे। असम के कछार जिले में एक निजी मदरसे के खिलाफ कथित तौर पर जिहादी विचारधारा सिखाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। सुनाई क्षेत्र के रहने वाले साहबुद्दीन खान ने कहा कि उनके बेटे सैन स्वाधीन बाजार इस्लामिया मदरसा में छात्र हैं। उनके ऊपर वहां के शिक्षकों ने हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां के मुख्य शिक्षक अबुल हुसैन लस्कर और सचिव दिलवर हुसैन मजुमदार ने उनके बेटे को पीटने के बाद मदरसे को बंद कर दिया था। जिहादी विचारधारा सिखाने के लिए शिक्षक रात में विशेष कक्षाएं संचालित करते थे। राज्य सरकार ने असम के 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया और वहां पर अब स्कूल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां मदरसों के ढहाने की कार्रवाई को अवैध बताया गया है। अपने उलूल जुलूल बयानों की वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का अपने ही जाल में फंस जाना कोई नया नहीं है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के साथ ही उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित उनके नेताओं ने ऐसी ओछी हरकतें शुरू कर दी थी। लेकिन अपनी इन हरकतों की वजह से केजरीवाल सहित उनके नेता मुकदमों के जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल पुराने केस में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में दर्ज किए गए केस में सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद अब केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से दरखास्त की थी कि उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज करके राहत प्रदान की जाए, पर कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने उस समय कहा था कि भाजपा को वोट करने वालों को खुदा माफ नहीं करेगा। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने वोटर्स को खुदा के नाम पर धमकाया, या जानते हुए कि खुदा शब्द के इस्तेमाल से कुछ वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री हो ऐसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करना उसे शोभा नहीं देता जिसका कुछ छिपा हुआ अर्थ हो। केजरीवाल के खिलाफ यह केस 2014 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया था। बता दें कि उस वक्त केजरीवाल ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक सार्वजनिक सभा में कहा था, जो कांग्रेस को वोट देगा मेरा मानना है देश के साथ गद्दारी होगी, जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा। उनके इस बयान का ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेकर उन्हें 6 सितंबर 2014 को तलब किया था। इसके बाद केजरीवाल ने राहत के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा गया। इसके बाद आप संयोजक ने स्पेशल जज MP MLA सुल्तानपुर के सामने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर किया, जिसे अगस्त 2022 में खारिज कर दिया गया था। ACGM कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में भी चुनौती दी गई, जिसे अक्टूबर 2022 में खारिज किया गया। इसके बाद केजरीवाल हाई कोर्ट गए, लेकिन अब वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। कोर्ट के सामने केजरीवाल ने दलील दी कि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट की अपील नहीं की थी और ना ही उन्होंने वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया, इसीलिए उन्हें इस कानून के उल्लंघन का दोषी नहीं बताया जा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर यह बयान दिया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। वहीं सरकार की ओर से पेश वकील आलोक सारन ने कहा कि केजरीवाल भगवान शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर खुदा शब्द का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लंबे वक्त से बीजेपी में किनारे लगा दिए गए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के लिए राजनीति अब टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे वरुण गांधी को देर सवेर दूसरी पार्टियों में ही अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशना होगा। शायद इसलिए कभी वो अखिलेश की तारीफ करते हैं, कभी नेहरू और कांग्रेस की। मतलब ये कि जल्द ही वो मौका देखकर पाला बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस में उनके लिए दरवाजे अभी से बंद कर दिए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वरुण गांधी की विचारधारा उनसे अलग है, इसलिए कांग्रेस में उन्हें दिक्कत हो जाएगी। मतलब साफ है कि वरुण गांधी को कांग्रेस से पहले ही ना मिल चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में वरुण गांधी ने कहा था कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध पैदा करने की। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे हम रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का सवाल तो पूछें। हमको वो राजनीति नहीं करनी जो लोगों को दबाए, हमको वह राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। वहीं अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए वरुण गांधी ने कहा था कि कुछ वक्त पहले परेशान किसानों की मदद करने में अखिलेश ने उनकी सहायता की थी, जिसके बाद वरुण गांधी के कांग्रेस के अलावा सपा से भी नजदीकियों की चर्चा तेज हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से वरुण को ना बोला, वरुण की राजनीति खतरे में जरूर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर कहा, मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो बीजेपी में हैं, यहां चलेंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा है कि मैं RSS के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता, चाहे आप मेरा गला काट दीजिए। ये विचारधारा की लड़ाई है। मेरा परिवार है, उसकी एक विचारधारा है। वरुण ने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपना बनाया। मैं उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल ने आगे कहा कि मैं उनसे प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ये मेरे लिए अस्वीकार्य है। मेरा पॉइंट विचारधारा की लड़ाई पर है। वरुण गांधी लगातार अपनी पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में उनके बयानों से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या वह कांग्रेस में एंट्री करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की ना और सपा के योगी राज में लगातार रसातल में जाने के बाद वरुण गांधी की राजनीति कैसे चलेगी, ये शायद अब उन्हें भी नहीं मालूम। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बेअसर करने के लिए बड़ी योजना तैयार की है। बीजेपी का प्लान कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कमान खुद अमित शाह के हाथों में होगी। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल पंजाब में है। कुछ ही दिनों में कांग्रेस की ये यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाएगी। कश्मीर के श्रीनगर में राहुल गांधी की यात्रा के समापन होने से पहले भाजपा ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए प्लान बना लिया है। भाजपा के प्लान के तहत गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह इसके अगले ही दिन 29 जनवरी को पंजाब के पटियाला में भी एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होना है।
30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ दिखाई दी थी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा कुल 8 दिन तक रही। दिसंबर 21 से दिसंबर 23 के बीच पहले फेज में भारत जोड़ो यात्रा फिरोजपुर, झिरका, नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम के जरिए निकाली गई थी। जनवरी 6 से जनवरी 10 के बीच दूसरे फेज में ये यात्रा पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला होकर निकली थी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अमित शाह की रैली को सफल करने के लिए कई सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी तय की है। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को सह आयोजक का जिम्मा दिया गया है। भाजपा के हरियाणा सोशल मीडिया अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह की गोहाना रैली के अलावा अमित शाह हरियाणा में 3 फरवरी को 3 स्टेट लेवल कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम गुरुग्राम, यमुनानगर और नरवारा में संत रविदास जयंती पर आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।